हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा के रूप में किस क्षुद्रग्रह की खोज की पुष्टि की है? ए 2025 PN7, बी 2024 QL2, सी 2023 BX1, डी 2022 DF5। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2025 PN7 होगा। नासा ने एक नए अस्थायी दूसरे चंद्रमा की खोज की पुष्टि की है, जिसका नाम है 2025 PN7। लेकिन ये हमारा असली चांद नहीं है। वैज्ञानिक इसे क्वासी मून या अर्ध उपग्रह कह रहे हैं। यह एक छोटा क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड है जो सीधे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि सूर्य की परिक्रमा लगभग हमारी धरती जैसी कक्षा में करता है। यह ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष में हमारे ग्रह के साथ साथ चल रहा। यह अपने सबसे नजदीकी बिंदु पर भी हमारे चांद से लगभग 10 गुना ज्यादा दूर, यानी करीब 40 लाख किलोमीटर दूर रहता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह क्षुद्रग्रह पिछले लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी की कक्षा के पास चल रहा है, और यह स्थिति साल 2083 तक बनी रह सकती है, जिसके बाद ये धीरे धीरे गहरे अंतरिक्ष में निकल जाएगा। हवाई विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा पहली बार खोजा गया। इसका अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें क्षुद्रग्रहों के व्यवहार और सौरमंडल की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च की पहली महिला आर्कबिशप कौन बनी है? ए डेम सारा मुल्लाली, बी सुसान ब्राउन, सी एलिजाबेथ टेलर, डी मेरी जॉनसन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डेम सारा मुल्लाली होगा। इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च को डेम सारा मुल्लाली के रूप में अपनी पहली महिला आर्कबिशप मिल गई है। उन्होंने जस्टिन वेलबी का स्थान लिया, जिन्होंने बाल शोषण के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में लंदन की बिशप मुल्लाली अगले साल जनवरी में औपचारिक रूप से पदभार संभालेंगी। अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने मैनचेस्टर में एक प्रार्थना स्थल पर हुए हमले की निंदा की और यहूदी विरोधी, घृणा और नस्लवाद के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लिया है। इस ऐतिहासिक नियुक्ति का प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और सम्राट चार्ल्स तृतीय ने स्वागत किया है। हालांकि कुछ रूढ़िवादी समूहों ने बाइबल का हवाला देते हुए इस फैसले की आलोचना की है, जिसमें केवल पुरुषों को बिशप नियुक्त करने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 3, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का खिताब किस भारतीय बैंक को दिया गया है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी एक्सिस बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 नामित किया है। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। SBI को यह प्रतिष्ठित सम्मान उसकी डिजिटल बैंकिंग, बेहतरीन उपभोक्ता सेवा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में किए गए शानदार काम के लिए दिया गया है। बैंक ने डिजिटल नवाचार में नेतृत्व दिखाया है, जिसमें मोबाइल और वॉयस बैंकिंग जैसे समाधान शामिल हैं। सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं, SBI को इसी समारोह में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 के खिताब से भी नवाजा गया। ये पुरस्कार वाशिंगटन DC में IMF विश्व बैंक बैठकों के दौरान एक वार्षिक समारोह में प्रदान किए गए। ये सम्मान साबित करता है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग सेक्टर भी वैश्विक स्तर पर डिजिटल और ग्राहक केंद्रित सेवाएं देने में पूरी तरह सक्षम है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन होने वाली थाईलैंड की राजमाता कौन थी? ए राजमाता सुधा, बी राजमाता चक्री, सी राजमाता महिदोल, डी राजमाता सिरिकित। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राजमाता सिरिकित होगा। थाईलैंड की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने शुक्रवार को बैंकॉक के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। राजमाता सिरिकित ने थाईलैंड के विकास और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 2012 में स्ट्रोक आने के बाद से वह सार्वजनिक जीवन से दूर थी।
17 अक्टूबर को उन्हें रक्त संक्रमण की समस्या का पता चला था। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। राजा महावजीरालोकन ने निर्देश दिया है कि उनकी अंत्येष्टि सर्वोच्च सम्मान के साथ की जाए। शाही परिवार के सदस्यों और सेवकों को 1 वर्ष तक शोक मनाने के लिए कहा गया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरनविराकुल ने उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। उनके सम्मान में सभी सरकारी एजेंसियों पर 30 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी कर्मचारी 1 साल तक शोक मनाएंगे। राजमाता के निधन के बाद प्रधानमंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया की अपनी प्रस्तावित यात्रा भी रद्द कर दी है। प्रश्न नंबर 5, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में लगभग 4 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से शुरू होने जा रही परंपरा कौन सी है? ए. अमरनाथ यात्रा, बी. दरबार मूव परंपरा, सी. झेलम उत्सव, डी. कश्मीर सांस्कृतिक मेला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दरबार मूव परंपरा होगा। प्रश्न नंबर 6, मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले के लिए किस भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी को टॉर्चबीरर के रूप में चुना गया है? ए. नीरज चोपड़ा, बी. बजरंग पुनिया, सी. पी.वी. सिंधु, डी. अभिनव बिंद्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा होगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए मशालवाहक यानी टॉर्चबीरर चुना गया है। यह प्रतिष्ठित खेल अगले साल 6 से 22 फरवरी के बीच इटली के मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में आयोजित किए जाएंगे। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिंद्रा ने इस सम्मान पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ओलंपिक मशाल सपनों, दृढ़ता और खेल द्वारा लाई गई एकता का प्रतीक है, और एक बार फिर से यह मौका मिलना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इस ओलंपिक सत्र में 16 खेलों में 116 पदक स्पर्धाएं होंगी, जो बीजिंग 2022 की तुलना में 7 स्पर्धाएं अधिक है। यह इटली द्वारा आयोजित किया जाने वाला चौथा शीतकालीन ओलंपिक होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? ए. 700 अरब डॉलर, बी. 702 अरब डॉलर, सी. 705 अरब डॉलर, डी. 710 अरब डॉलर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 702 अरब डॉलर होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर वनडे (ओडीआई) में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं? ए. विराट कोहली, बी. सौरव गांगुली, सी. सचिन तेंदुलकर, डी. रोहित शर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल HIMARS-5 को तैनात करने की घोषणा की है? ए. रूस, बी. ताइवान, सी. चीन, डी. दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया होगा। दक्षिण कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत में एक बड़ा इजाफा करते हुए अपनी सबसे घातक मिसाइल HIMARS-5 को ऑपरेशनल करने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आह ग्यूबैक के मुताबिक, इस साल के अंत तक मॉन्स्टर मिसाइल कही जाने वाली HIMARS-5 बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती शुरू हो जाएगी। यह मिसाइल दक्षिण कोरिया के सबसे मारक हथियारों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 8 टन तक का भारी वारहेड ले जा सकती है। पावर और लक्ष्य, HIMARS-5 की मारक क्षमता को परमाणु हथियारों के बराबर माना गया है। इसकी सटीकता और विनाशक क्षमता ऐसी है कि यह उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के मजबूत भूमिगत कमांड बंकरों को भी निशाना बना सकती है। अधिकारियों का दावा है कि 15 से 20 HIMARS-5 मिसाइलों की एक बौछार सामरिक परमाणु हथियारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों किया गया तैनात? इस मिसाइल की तैनाती को उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल शस्त्रागार, खासकर अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवासोक-20 के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सियोल का कहना है कि यह उनकी रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दी है? ए. टाटा पावर, बी. रिलायंस पावर, सी. अदानी पावर, डी. एनटीपीसी लिमिटेड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अदानी पावर होगा।
भारत सरकार ने अदानी पावर के गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी है। झारखंड के गोड्डा में स्थित यह 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित प्लांट अब तक केवल बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस नई मंजूरी के बाद अब ये प्लांट देश के भीतर भी बिजली आपूर्ति कर सकेगा। इस फैसले को भारत की ऊर्जा व्यापार नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। इससे राष्ट्रीय ग्रिड में सीधे 1600 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी, जिससे देश की बिजली उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ये पहली बार है जब किसी विशेष रूप से निर्यात केंद्रित पावर प्लांट को इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) में शामिल किया गया है। ये कदम बढ़ती औद्योगिक और शहरी बिजली की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये स्वीकृति अगले 25 वर्षों के लिए वैध होगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण हाल ही में किस स्थान पर संपन्न हुआ है? ए. मुंबई, बी. विशाखापट्टनम, सी. नई दिल्ली, डी. चेन्नई। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए. अरविंद कुमार नौटियाल, बी. तरुण कुमार पिथोड़े, सी. सोनाली सेन गुप्ता, डी. संजय सेठ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तरुण कुमार पिथोड़े होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।